हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट केमिस्ट्री का पूरा निचोड़ जो है वो इस पर्टिकुलर वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है। टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट ब्लॉक स्ट्रेटजी फॉर जेईई मेन केमिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी मेरी ज़ुबानी। तो बच्चों देखो, बात ऐसी है कि जो हमारे पास बचा हुआ समय है इसमें डेज़ तो हमारे पास सिग्निफिकेंट है, लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँगा 90 डेज़ की, क्योंकि लास्ट के कुछ समय में तो प्राइमरीली हमें रिवीजन एंड प्रैक्टिस ही करना है। ये जो 90 डेज़ हैं इसमें हमें थ्योरी वाला पार्ट भी करना होता है, प्रैक्टिस, रिवीजन, सब तीनों चीज़ें हमें मैनेज करनी होती है। ऑन एन एवरेज एवरी डे की अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 से 4 घंटे हम केमिस्ट्री को एवरी डे दे सकते हैं। अगर हम एवरी डे 3 से 4 घंटे केमिस्ट्री को देते हैं तो उसमें हमें थ्योरी भी मैनेज करना है, यानी अपने कंसेप्ट्स को इम्प्रूव करना है, और उसके अलावा हमें प्रैक्टिस के लिए भी टाइम देना है। तो हमारे कई सारे सवाल होंगे कि थ्योरी कहाँ से करनी चाहिए, अगर कहीं स्टक हो जाते हैं किन्हीं प्रॉब्लम्स में तो क्या करनी चाहिए, जो इजी किल चैप्टर्स हैं यानी कौन से चैप्टर्स को हमें प्रायोरिटाइज करना है। तो देखो यार, सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ ओवरऑल जो करंट पैटर्न है उसका कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेजिंग हैक है, जिससे भी आपको काफ़ी आपके ज्ञान चक्षु जो है ना वो खुल जाएंगे बच्चों। तो यार देखो, सबसे पहले जब मैंने जेईई मेन 2023 को एनालाइज किया तो उसके कुछ की टेक अवेज हैं जो आप सभी को पता होने चाहिए। पहली चीज़, काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी थियोरेटिकल एंड डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। अगला पॉइंट, एजर्शन, रीजन एंड स्टेटमेंट बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। थर्ड, एनसीईआरटी बेस्ड लाइन टू लाइन काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। फोर्थ, कर्व बेस्ड क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे जेईई मेन में पूछे गए हैं, यानी इन चीज़ों के लिए आप सभी को नेचुरली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं ओवरऑल वेटेज की। देखिए, पेपर में ओवरऑल यूनिफॉर्मिटी है। यूनिफॉर्मिटी मतलब फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, प्राइमरीली तीनों से 10-10 क्वेश्चंस आते हैं, और जिसमें हमारे पास चॉइस होती है न्यूमेरिकल पार्ट में, जिसमें आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस हमें 5 हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत अमेजिंग हैक है। वैसे तो पेपर में यूनिफॉर्मिटी है, लेकिन जो 10 क्वेश्चन हमारे पास न्यूमेरिकल आते हैं, इन जनरल बच्चों जब मैंने एनालाइज किया था, आई सॉ वेरी क्लियरली कि इन जनरल 70% ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री, यानी फिजिकल केमिस्ट्री के 10 में से 7 क्वेश्चंस जो हैं वो न्यूमेरिकल पार्ट में आते हैं। अब इसका फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है? इसका फ़ायदा ऐसे उठाया जा सकता है कि फिज़िकल केमिस्ट्री का अगर फॉर एग्जांपल कुछ पार्ट हमें छोड़ के जाना है या हमें नहीं करना है बाय द वे, तो फिज़िकल केमिस्ट्री का कुछ पार्ट हम छोड़ सकते हैं, जिससे कम सिलेबस करके भी हमारा काम चल सकता है, राइट। जिसको पूरा करना है वो करे, लेकिन आप समझ रहे हो, दिस इज़ अ हैक, क्योंकि आउट ऑफ 10 क्वेश्चन हमें 5 ही करने हैं, बाकी 5 तो छोड़ने ही हैं। तो उस बेसिस पे हम ऐसे चैप्टर्स जो रिलेटिवली ज़्यादा मेहनत लगती है और हमारे अब तक उतने अच्छे हैं भी नहीं, तो उन चैप्टर्स को, फिजिकल केमिस्ट्री के उन चैप्टर्स को वी कैन डी प्रायोरिटाइज, या उनकी प्रायोरिटी हम कम रख सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए सबसे पहले इस वीडियो के पार्ट में ये आएगा कि भाई हम यहाँ पे वेटेज, यानी जो वेटेज के हिसाब से और जो ईजीएस्ट चैप्टर्स हैं उनकी बात करेंगे इन द फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे इसके बाद कि भाई जो 90 डेज़ हमारे पास हैं उसमें डेली जब 3 से 4 घंटे हम देंगे उसको कैसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर हम बात करेंगे कि इसमें जो प्रैक्टिस का रिसोर्स है वो क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए, और उसके अलावा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए हमें कौन से रिसोर्स का यूज़ करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो शुरू करें आज की कहानी। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले रिगार्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे बड़ा निचोड़ है वो ये है कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, लगभग 50-60% ऑफ द क्वेश्चंस तो उसी से आएंगे, राइट। तो ब्लॉक 1 में जो चैप्टर्स मैंने डाले हैं, यानी जो हायर प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं जो करने ही हैं, जिनके बिना काम नहीं चलेगा, वो है IUPAC नॉमेनक्लेचर, उसके बाद GOC दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेक्स्ट इज आइसोमेरिज्म। इन सब का बाद में एप्लीकेशन भी होता है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी 2 से 3 क्वेश्चन इस पार्ट से आ सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसी ब्लॉक में, ब्लॉक 1 में है सारा हाइड्रोकार्बन, यानी रिएक्शंस का जो बेस है, जिसमें हाइड्रोकार्बन आ जाता है, हेलोजन डेरिवेटिव आ जाते हैं, हमारे अल्कोहल ईथर आ जाते हैं, यानी मार्कोनिकॉफ एडिशन, उसके अलावा एडिशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ना बच्चों, यहाँ तक का
ये ब्लॉक 1 में है और लगभग 50 to 60% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपके इस पार्ट से बन सकते हैं। अब है ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 में अगर हम बात करें तो ये पर्टिकुलर ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे भी क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन इनको कमांड करने के लिए हमें काफ़ी सारा मेहनत करनी पड़ती है। इसमें हमारे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आ गए, जैसे कि कार्बोनिल कंपाउंड्स हो गए, हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स हो गए, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो गए, एरोमेटिक रिएक्शंस हो गई, राइट बच्चों। ये ब्लॉक 2 में है। अब इसके बाद ब्लॉक नंबर 3 आता है। ब्लॉक नंबर 3 में अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पे हमारा बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसके अलावा हमारा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है। यानी आप देख सकते हैं कि ब्लॉक 1 से ही काफ़ी कुछ हो जाता है। फिर आप करने को तो सारा कर सकते हैं, ब्लॉक 2 भी कर सकते हैं, ब्लॉक 3 भी कर सकते हैं, पर प्राइमरीली आपको ब्लॉक 1 तो पहले कर लेना है। ये अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ये आपकी प्रायोरिटाइजेशन की लिस्ट है, ठीक है, कि पहले इनको करना है आप सभी को, है ना। ब्लॉक 3 में भी अगर मैं पर्टिकुलर पॉलीमर की बात करूं तो पॉलीमर क्या है, रिलेटिवली छोटा चैप्टर है और उससे क्वेश्चन आता है तो हम आसानी से कर भी सकते हैं, राइट। लेकिन बायोमोलिक्यूल्स में, पीओसी में भी अच्छी खासी मेहनत है। पीओसी में अगर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो उसके अंदर खास तौर पे बच्चों जो हमारा ये 11th क्लास वाला पार्ट है, जिसके अंदर हमारे ड्यूमास मेथड, जेल्डाल मेथड, ये सब आते हैं, नाइट्रोजन के डिटेक्शन, लसाइन टेस्ट आता है, तो इस सबसे क्वेश्चन आने के चांस बहुत हाई रहते हैं। उसके अलावा जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनके कौन कौन से मेजर टेस्ट हैं उनसे भी क्वेश्चन आने के चांस काफ़ी हाई रहते हैं। तो 3 ब्लॉक्स आपने इसके अंदर देख लिए हैं एंड इसके बेसिस पे आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो, है ना। तो जो हमें अब 90 डे फॉलो करना है इस चीज़ के बेसिस पे ही करना है। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करें यहाँ पे तो बच्चों सबसे पहला ब्लॉक की बात करता हूँ मैं। सबसे पहले ब्लॉक में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बाद केमिकल बॉन्डिंग के बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसके बाद D&F ब्लॉक एंड उसके बाद हमारा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ना बच्चों, लगभग आपका ये मान लीजिए 60 to 70% क्वेश्चन इससे भी आपके बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि आपको, यानी इनऑर्गेनिक का ये मान लीजिए 6 से 7 क्वेश्चन इसी पोर्शन में आ जाएंगे। अब बाकी जो हमारे 3 या 4 क्वेश्चन हैं वो किस पार्ट से आएंगे, वो आएंगे हमारे ब्लॉक केमिस्ट्री से। यानी बाकी जो ब्लॉक्स हैं, पी ब्लॉक हो गया हमारा, ये रिएक्शन वाला पार्ट है जिससे स्टूडेंट्स काफ़ी घबराते हैं कि काफ़ी याद करना होता है। उसके अलावा हमारा जो मेटलर्जी वाला पार्ट हो गया, ठीक है, तो ये, और उसके अलावा सॉल्ट एनालिसिस वाला पार्ट, ये हमारा ब्लॉक 2 है। तो ब्लॉक 1 आपने देखा, ब्लॉक 2 आपने देख लिया। प्रायोरिटाइजेशन इसी बेसिस पे सेट करना है। ब्लॉक 2 हम बाद में करेंगे, ब्लॉक 1 हमें पहले करना है, ठीक है। अब इसमें इनऑर्गेनिक में आप सभी जानते हो कि एनसीईआरटी का रोल बहुत बहुत स्ट्रांग है। एनसीईआरटी के रोल की बात हम अलग से भी करेंगे कि कैसे उसको डील करना है। और आप समझिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ब्रॉडली कि ये जो पहले वाला पार्ट मैं बता रहा हूँ ये प्राइमरीली कॉन्सेप्चुअल है, इसमें याद करने का बहुत ज़्यादा रोल है नहीं बच्चों, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, केमिकल बॉन्डिंग, और इसका एप्लीकेशन जब हम देखने वाले हैं तो समझ रहे हो ये सारा कंसेप्चुअल पार्ट है। इवन हमें डर लगता है रिएक्शन वाले पार्ट से, लेकिन अगर वो भी हम एनसीईआरटी से प्रॉपर्ली कर लें तो काम हमारा बन जाएगा। उसमें रिएक्शंस को लिख लिख कर देखो और समझोगे भी तो रिएक्शंस याद करना आसान हो जाएगा, है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो एजर्शन रीज़न है जिसकी मैंने बात बोली, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की बात बोली, कर्व बेस्ड क्वेश्चंस की बात करी, अगर आप इस तरह का कोई एक क्वेश्चन बैंक चाहते हैं, इफ़ यू वांट सच अ क्वेश्चन बैंक फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम टीम ATP स्टार, तो बच्चों मैं हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं उसको अपलोड कर दूंगा। अगर आप चाहते हो तो जो कमेंट सेक्शन है उसमें एक बार कमेंट्स को भर देना बढ़िया से कि भाई यस सर वी वांट द क्वेश्चन बैंक, ठीक है। तभी तो हमारी इच्छा बनेगी कि हाँ यार बहुत सारे बच्चों को चाहिए उस तरह का क्वेश्चन बैंक। तो इनऑर्गेनिक को भी डील करने के लिए हमें इतना हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो इसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो हमें करने ही हैं। यानी ब्लॉक 1 में जो चैप्टर्स हैं जिसके अंदर हमारे चैप्टर्स आ जाते हैं जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट एंड रेडॉक्स, ठीक है। यानी मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स, लिक्विड सॉल्यूशन, ये सब जुड़े हुए चैप्टर्स हैं, है ना। ये आपको सारे के सारे करने ही है। और मोल कॉन्सेप्ट का तो बाकी जगह भी एप्लीकेशन करके मिक्स करके
ऑर्गेनिक के साथ मिक्स कर दिया या इनऑर्गेनिक के साथ मिक्स कर दिया, क्वेश्चन आ जाता है। उसके अलावा एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो तो मतलब एक फंडामेंटल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी से सीखते हैं, क्वांटम नंबर इसी से सीखते हैं। जो हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आजकल आने के चांस काफ़ी हाई रहते हैं, तो ये भी अपने को करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद अगर हम बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स जो होता है, ये एक बहुत ही सिंपल चैप्टर है रिलेटिवली और बहुत बड़ा भी नहीं है, और क्वेश्चन इससे पक्का आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी इससे आ जाते हैं। ब्लॉक 1 में इसके अलावा हमारा मैंने डाला है केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट है, आगे इसका रोल भी बहुत आता है, और इट इज़ मच ईजियर एज कंपेयर टू आयोनिक इक्विलिब्रियम, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये आपको करना है। गैसियस स्टेट जो है ये इसके थोड़े बेसिक्स कर लेने हैं, ठीक है, क्योंकि गैसियस स्टेट का भी कई जगह एप्लीकेशन आता है। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है बच्चों ये ब्लॉक 1 में है। अब यहाँ पे ये क्या चैप्टर थोड़े से आसान भी है लेकिन मस्ट डू है, ये हमें करने पड़ते हैं, ठीक है। अब बात आती है ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 जो है ये रिलेटिवली हैवी चैप्टर्स हैं, वेटेज तो इनका भी है, जैसे मैंने बताया वेटेज तो क्या है, यूनिफॉर्म है। तो जैसे क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, तो ब्लॉक 2 की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, थर्मो वाला पार्ट हो गया, थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट हो गया, है ना। और अब बात करते हैं ब्लॉक 3 की। ब्लॉक 3 में बच्चों हमारा आ जाता है सरफेस केमिस्ट्री, उसके अलावा सॉलिड स्टेट, है ना। तो इससे आपको आइडिया लग गया कि यार किस बेसिस पे हमें इसको करना है, ठीक है। जो ये सेकंड कैटेगरी वाले चैप्टर्स हैं जो ये ब्लॉक 2 के अंदर हैं, ये थोड़े बड़े चैप्टर्स हैं और इनको कमांड करने में थोड़ा समय लगता है। ब्लॉक 3 वाले चैप्टर्स रिलेटिवली छोटे हैं लेकिन उनसे क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं आता है, तो उनका वेटेज रिलेटिवली लेस रहता है। तो बच्चों यहाँ पे आपको थोड़ा आइडिया तो लग गया कि यार केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में, उसके अलावा इनऑर्गेनिक में और हमारा फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से ब्लॉक्स जो हैं वो सबसे पहले हमें कर लेने चाहिए, और इन ब्लॉक्स में हमारा क्या क्या स्टेटस है हमें अभी से पता लग जाएगा। तो पहले ब्लॉक 1 को तो ज़रूर कंप्लीट कर लो, ठीक है। ऑब्वियसली फिर सारे करने, जितने कर पाओ उतना अच्छा। याद रखना बच्चों, उतना ही सिलेबस करो जितना आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ, प्रैक्टिस कर पाओ। अब चलिए हम बात करते हैं 90 डेज़ के बारे में। ये 90 डेज़ जो हमारे पास है बच्चों, इन 90 डेज़ में एवरी डे 3 to 4 आवर्स तो हम केमिस्ट्री को देंगे ना, इतना तो देना बनता है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ अराउंड 4 आवर्स ऑफ स्टडी आप केमिस्ट्री में करते हो, ठीक है। 4 आवर्स ऑफ स्टडी में 2 to 3 आवर्स आप लगाइए थ्योरेटिकल पार्ट को इम्प्रूव करने में, जिसमें आपको लेक्चर्स करने हैं और लेक्चर्स के साथ इलस्ट्रेशन जो है वो खुद भी अटेम्प्ट करके देखने हैं, जिसके अंदर कोशिश करिए कि आपका शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि एक दिन में 2 केमिस्ट्री आप ले जाओ, है ना। यानी जैसे फॉर एग्जांपल डे 1 में आपने लिया फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डे 2 में लिया आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डे 3 में आपने लिया इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, राइट। और उसके बाद इन द पैटर्न कॉन्टिन्यूस, फिर आपने फिजिकल केमिस्ट्री एंड सो ऑन चलता रहा। बात समझ में आई? तो 2 केमिस्ट्री एक साथ लेने का क्या है कि बैलेंस बहुत अच्छा बन जाता है और मज़ा भी बहुत आता है, बोरिंग भी नहीं होता है एक ही केमिस्ट्री को पढ़ने में बार बार, और टच भी हमारा नहीं छूटता है। तो यानी ये मान लीजिए लगभग 2 लेक्चर्स आप कर सकते हो, एक फिजिकल का और एक फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक का, या एक ऑर्गेनिक का एक इनऑर्गेनिक का, डिपेंडिंग आज कौन सा दिन आपका चल रहा है। अब वो लेक्चर्स आपने किए, लेक्चर्स आप अपने करंट बैचेस से कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, ATP स्टार में पढ़ रहे हो या कहीं से भी पढ़ रहे हो, वहाँ के 2 लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए लेक्चर्स को ढंग से उनको निचोड़ना, सही टाइम पे कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो कई बच्चे लेक्चर्स में ही बहुत टाइम लगा देते हैं। तो मैक्सिमम 3 आवर्स, ठीक है, मैक्सिमम। वैसे नॉर्मली लगाओ 2 घंटे, है ना, 2 से 2.5 घंटे इज़ गुड इनफ। अब ये पहली चीज़ अब यहाँ पे आती है, कंसेप्चुअल पार्ट इंप्रूव करने में आती है कि सर कुछ चीज़ें लेक्चर से कई बार समझ में नहीं आती। तो अगर कुछ चीज़ें लेक्चर समझ में नहीं आती तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, यूट्यूब को खोल लेते हैं। तो एक रिसोर्स हमारे पास उन कॉन्सेप्ट्स को इंप्रूव करने के लिए होता है यूट्यूब पे हम सर्च करते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब से कर सकते हो। यूट्यूब का प्लस ये है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, चॉइस है टीचर्स की। लेकिन वहीं पे नुकसान ये है कि एक टॉपिक सर्च करने में, ढंग का टॉपिक सर्च करने में हमें बहुत सारे वीडियो देखने पड़ते हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो बहुत कीमती समय ना, जो वापस कभी नहीं आएगा, वो चला जाता है। यानी जो काम हमारा 2-2.5 घंटे में, 3 घंटे में हो सकता है, वो हो सकता है 4 घंटे 5 घंटे लग जाए और हम कन्फ्यूज़ हो जाए अलग अलग टीचर्स के थॉट प्रोसेस से। तो इसका एक सोल्यूशन है, आप सभी क्या कर सकते हो, एक मास्टर रिसोर्स है ATP स्टार ऐप एंड वेबसाइट पे। ये एक पेड रिसोर्स है बच्चों, जिसको बोलते हैं महाकॉम्बो में आपको जो टेस्ट सीरीज़ है AOTS वो तो मिल ही जाता है, जिसके अंदर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस और सब कुछ है, और फुल लेंथ टेस्ट, ये हमारे पार्ट टेस्ट सब कुछ है। लेकिन उसके अलावा बच्चों इसमें आपको मिलता है 1000+ कॉन्सेप्ट वीडियोस।
ये जो 1000+ कॉन्सेप्ट वीडियोस है ना बच्चों, इसमें क्या होता है कि आप ना कोई भी छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको डाउट आया, फॉर एग्जांपल आपको कोऑर्डिनेशन जो केमिस्ट्री है उसके अंदर मान लीजिए सिर्फ आइसोमेरिज्म पढ़ना है, या सिर्फ आपको कोई छोटा सा पार्ट देखना है, या सॉल्ट एनालिसिस में आपको हीटिंग इफेक्ट का देखना है, कहीं पे भी आपको छोटा सा पार्ट देखना है, ऑर्गेनिक में आपको SN1 समझना है, तो खट से कंसेप्ट वीडियोस पे गए और कंसेप्ट वीडियोस से वो टॉपिक आपने पकड़ लिया, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, किसी का भी। तो इससे आपका टाइम बच सकता है बहुत ज़्यादा। तो जो पहला आपका ये 2-2.5 घंटे का पार्ट है, अलॉन्ग विद वट एवर कोचिंग यू स्टडी, आप कॉन्सेप्ट वीडियोस यानी महा कॉम्बो का ओवरऑल फ़ायदा उठा सकते हैं। लिंक मैंने डिटेल लिंक का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सारी डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगी। ओके बच्चों, अब उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि अब जो बचा हुआ प्रैक्टिस वाला पार्ट है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। प्रैक्टिस का सबसे अच्छा रिसोर्स जो है ना बच्चों, वो हमारा होता है PYQ। लास्ट 5 साल के PYQ बहुत सारे, कई हज़ार PYQ हमारे पास हैं, 3000 से भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो जस्ट इमेजिन अगर आप अभी से एवरी डे जस्ट 2 घंटे में, 1.5-2 घंटे में आप 30 PYQ ढंग से करते हो, ढंग से लगाते हो, तो 30 PYQ अगर आप रोज़ लगाते हो तो 90 डेज़ में लगभग 3000 PYQ आप कर लोगे। तो आप खुद सोचिए, अगर 90 डेज़ में आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और 90 डेज़ में 4 घंटे केमिस्ट्री को इस तरीके से दिया रोज़, तो केमिस्ट्री में आपका स्कोर 70+, 80+ कैसे नहीं आएगा। और जहाँ जहाँ आप स्टक हो रहे हो, जहाँ जहाँ आपकी प्रैक्टिस में कमी हो रही है, कंसेप्चुअल एरर्स आ रहे, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए आप अपने लेक्चर्स को रेफ़र कर सकते हो, या आप जो रेफरेंस बुक आपके टीचर ने रिकमेंड कर रखी है, कोई भी एक रेफरेंस बुक सही रहती है, बुक रीडिंग हेल्प्स। ठीक है, NCERT का रेफरेंस ले सकते हो। यानी प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन चलता रहेगा आपका। रिवीजन आपको स्टैंड अलोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिवीजन का अलग से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। आपने खट से क्या किया, की पॉइंट्स को देखा और क्वेश्चन करना चालू। यानी फोकस ऑन मेनली प्रैक्टिस और उसी के थ्रू रिवीजन करना इज़ द बेस्ट वे। ठीक है, बाकी आप जो भी बच्चे महा कॉम्बो में आएंगे तो उनको AOTS तो मिलेगा ही, और उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट आप देते रहना। उसमें चैप्टर वाइज PYQs भी हैं, NTA अभ्यास के अच्छे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी हैं, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बात करते हैं भाई इसमें NCERT का क्या रोल है। तो बच्चों NCERT का बहुत ही अमेजिंग रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, खास तौर पे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। याद रखना, NCERT को स्टैंड अलोन नहीं कर सकते। एक चैप्टर जब हमें ठीक से आ जाता है तो NCERT इज़ लाइक भगवत गीता, वो रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया होता है। यानी ये मास्टर रिसोर्स है, लेकिन बाद में काम आता है। ठीक है, तो जैसे जैसे चैप्टर आपके होते जाएं वैसे वैसे आप NCERT रीडिंग शुरू कर सकते हो और उसमें की पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हो। खास तौर पे जब आप इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या ऑर्गेनिक के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, तो उसका रेफरेंस लेने के लिए NCERT पे जा सकते हो। ठीक है, तो NCERT को इस तरीके से रीड करना थ्रू क्वेश्चंस इज़ अ हाईली इफेक्टिव वे, जिससे NCERT हमारी बहुत बेहतर, मतलब हमारी कमांड हो जाती है NCERT पे, है ना बच्चों। तो भाई मैं आज का ओवरऑल ब्लॉक स्ट्रेटेजी को समराइज कर देता हूँ। मैंने आपको बता दिया कि ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक, इसमें अगर कुछ चैप्टर छोड़ के जाना है तो फिजिकल के छोड़ के जाना इज़ मोस्ट मतलब प्रेफरेबल, एज यू नो कि उसके क्वेश्चन न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं। फिर डिफरेंट ब्लॉक्स मैंने आपको बता दिए हैं, उनको कैसे पढ़ना है, प्रायोरिटाइज करना है, कहाँ से पढ़ना है और आपका शेड्यूलिंग कैसी होनी चाहिए, पूरे 90 दिन का मैंने बता दिया है। अगर आप ये फॉलो करते हो बच्चों तो आप बहुत अमेजिंग करने वाले हो। और जिस बच्चे को क्वेश्चन बैंक चाहिए भाई कमेंट सेक्शन भर देना, एंड टेलीग्राम जो कम्युनिटी है बच्चों उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो बच्चों पढ़ते रहो अच्छे से, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, कीप प्रिपेयरिंग वेल।